हेलो एवरीबॉडी, वापस से स्वागत करता हूं मैं आपका जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेयरफील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपने कॉन्सेप्ट एड ऑन जो हैं या फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट को लेके जो अपन ने पढ़ा हुआ था कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से कहाँ पे फॉर्मूला लगेंगे, उन सभी की अपन ने बात पहले कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि पिछले साल कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट हमारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पीवाईक्यू सेक्शन, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। चलिए, इस सेशन का पहला सवाल जो है वो बोल रहा है 2023 15 अप्रैल की एकदम प्रातःकाल सुबह सुबह को एक क्वेश्चन आया हुआ। वो बोल रहा है कि गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दी के रखे हैं भाई आपको, है ना। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी कराया था, जिसमें यहाँ पे क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स ने क्या बताया था, सभी को पता होगा, mvr इज इक्वल टू NH/2π, है ना। तो उन्होंने दिया था कि हाँ, स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करा था। ठीक है, चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो सही है। चलो आप सेकंड पढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट में कॉन्सेप्ट उन्होंने जो दिया था, वायलेट्स द हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबको अभी, अगर मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप सभी को पता होगा कि हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था क्या, पता होगा। उनने क्या बोला था कि भाई डेल एक्स डॉट डेल पी, इनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही बोला था ना, यही तो बोला था। डेल एक्स और डेल पी है क्या, एक पोजीशन है, एक मोमेंटम है, पी हमारा मोमेंटम हो गया। ठीक है, और पी एक्स क्या है हमारा, ये पोजीशन है। तो उन्होंने यही बोला था कि पोजी और मोम को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पोजीशन और मोमेंटम को निकालना। ठीक है, तो अगर अपन इसके बेस पर बोर्स का मॉडल देखें तो उन्होंने तो इनसे कुछ नया चीज कर दिया। ये तो कह रहे थे नहीं निकाल सकते, बोर्स ने निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि बोर्स ने क्या करा है, इस स्टेटमेंट को वायलेट कर दिया, मतलब कि डिनायल पे ले गए एकदम। ठीक है, गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो सब चीजें निकाल दी थी। चलो आगे, अब अपन पढ़ते हैं। इन लाइट अब स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग। ऐसे आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करे होंगे असर्शन रीजन वाले। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ वाला ऑप्शन देखेंगे, बाकी के हटा देंगे। ये है एक बोथ वाला ऑप्शन, एक ये है, तो दोनों को पहले हटा दो। ये देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। अच्छा चलो भाई, इनकरेक्ट तो नहीं है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बिल्कुल थर्ड वाला होगा आपका इसका आंसर। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी था, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा थ्योरेटिकल आपका ये आपका क्या होता, क्वेश्चन होता, आंसर मिल जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट बोर ऑर्बिट और हाइड्रोजन। अब बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और हाइड्रोजन के लिए z तो हमेशा सही क्या होता है, 1 होता है, हमेशा सही होता है, बचपन से ही होता है, z 1 होता है। तो दोनों वैल्यू तो गई, डायरेक्ट ये हो गया एनर्जी। क्लियर, अब इट्स एनर्जी इन थर्ड बोर ऑर्बिट। अब एनर्जी पूछा है थर्ड बोर ऑर्बिट में, लेकिन इन्होंने क्या करा था, ऑप्शन के अंदर वैल्यूज नहीं दी है, टाइम्स पूछा है। देखो टाइम्स, यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड टाइम्स, यहाँ पे भी क्या है, देखो थर्ड है, यहाँ पे इतना है 1/9 टाइम, 1/27 टाइम। ठीक है, टाइम्स पूछा है, तो मैं भी एनर्जी क्यों रखूं, मैं भी वैल्यू क्यों पुट करूं, मैं भी कैसे निकालूंगा, टाइम्स में ही निकालूंगा। कुछ नहीं करना, रिलेशन निकालना है जो मैंने आपको बताया था, E1/E2 कर दो, मतलब पहली वाली एनर्जी और थर्ड ऑर्बिट वाली एनर्जी इज इक्वल टू Z, तो सेम ही है, बस n नीचे आता है तो याद रखना वो उल्टा पुट होगा, n की वैल्यू डिवाइड बाय n की वैल्यू। ये किसकी है, थर्ड ऑर्बिट की, ये किसकी है, पहले ऑर्बिट की। डिवाइड करना है, इन दोनों का क्या होता है, स्क्वायर होता है। एनर्जी में दोनों का स्क्वायर होता है, स्क्वायर करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको, और इसका इस साइड लेके आ जाओ। सर इसका कहाँ गया, अरे इसकी वैल्यू तो पहले ही 1 है, ये देखो खत्म। रिलेशन ऐसे पुट करना था, इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 किसका, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E3। आंसर क्या आएगा, 1/9।
ऐसे करके टिक करके आना, नंबर लेके जाना एकदम सुबह सुबह 13 अप्रैल को। क्लियर है? तो ऐसा आपका क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने पड़ेगा, लॉजिक भी नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला अगर फॉर्मूला पता है तो सब कर जाओगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये है थर्ड वाला, गिवन बिलो आर, फिर से दो स्टेटमेंट, असर्शन है रीजन वाला। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर अपन असर्शन ए पढ़ लेते हैं। इन द photoelectric effect, the electron are ejected from the metal surface as soon as beam of light of frequency greater than threshold frequency strike the surface। ये एकदम आपको पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिख दी है, इन्हें छाप दी है। क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर उसने बोला है, अपने ऑप्शन आ गए ना, ठीक है, तो मैं यहां पे समझाता हूं। देखो यहां पे उन्होंने बोला है कि एक मेटल की सरफेस है, ये रही एक मेटल की सरफेस, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि एक लाइट आ रही है, यहां से मान लेते हैं ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। जैसे ही ये लाइट, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही ये लाइट मेटल सरफेस से क्या होगी, टकराएगी, एज सून एज। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे वर्ड पे जाया करो, देखो क्या लिखा है, मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट, मतलब जितनी जल्दी। ठीक है, अब यहां पर जब ये टकराएगा तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको ही तो अपन क्या बोलते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन, इस इफेक्ट को क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो रीच करना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो रीच करना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब आप उसको इलेक्ट्रॉन को देते हो और वो इजेक्ट आउट हो जाए, मतलब कि मान के चलते हैं जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इसकी है 15। अब यहाँ पे जो वाइट बीम ऑफ लाइट आ रही है, अगर वो 14 एनर्जी से आ रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं दो लाइट आ रहा है, एक यहां से आ रहा है 14 एनर्जी से, एक आ रहा है 13, एक आ रहा है आपका 18 एनर्जी से, तो क्या होगा यहां पर, क्योंकि ये इसकी रीच नहीं कर पा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड का मतलब है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मान के चलते हैं 18 वाला अपनी बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो यहां पे क्या है, देखो इसकी एनर्जी 3 ज्यादा है इससे, इसको 15 चाहिए थी, 18 लेके जा रहा है, तो ये क्या करेगा, खुशी खुशी यहां से निकल जाएगा। तो यही होता है अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस। तो बिल्कुल ये वाली लाइन एकदम सही है, वापस से समझाता हूं एक बार। मेटल का कोई सरफेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। अब जैसे ही लाइट आ रही है ग्रेटर देन किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जैसे ही वो टकराएगा, एज सून एज, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही है। चलो आगे, when the photon of any energy strikes an electron in the atom, transfer of energy from the photon to the electron takes place। देखो इस वाली लाइन को अंडरलाइन करो, क्या लिखा है, from the photon, फोटोन से इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऐसा होता है क्या, मैंने ऐसा बोला है क्या कि फोटोन क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, बोला क्या मैंने, नहीं बोला। देखो वापस से समझो, यहां पे आओ, क्या हुआ, यहां से जैसे ही फोटोन क्या होता है, फोटोन सबको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, तो फोटोन होता है लाइट का पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल को ही अपन फोटोन बोल देते हैं, है ना। तो अब मैं यहां से मान के चलते हैं ये जो आपके फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हैं आपके फोटोन्स। अब जैसे ही ये मेटल की सरफेस से टकराएगा, मेटल की सरफेस पर टकराएगा, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आपका एक फोटोन है, ऐसा। तो इन्होंने बोला है कि यहां पर एनर्जी का लेन देन होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तब जाके ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और ये आपका फोटोन, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये यहां से निकलेगा। ऐसा मैंने बोला कि अभी तक नहीं बोला, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी के ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यही लगाएंगे, बोथ के ऑप्शन पहले ही हटा दो। क्या बचा, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए तो सही था भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन थी। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल आंसर सी पे जाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। नंबर लेके आएंगे कब, 11 अप्रैल की मॉर्निंग। चलो आगे चलते हैं, आगे है फोर्थ वाला, यहां पर है हेनरी मोटली स्टडीज कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन करेक्टली इज गिवन। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारे ग्राफ गिवन है, कौन कौन से, ये है एक तो ए स्क्वायर वाला, जेड स्क्वायर,
मतलब वी स्क्वायर, और ये बी, ये सी और ये आपको डी ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उसका एक्सप्लेन कर पा रहा है ग्राफ और कौन से उसकी स्टेटमेंट मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से समझ सकते हो भाई। क्या क्या है देखो, एक तो मैं आपको बताता हूं एनर्जी वाले टर्म से, है ना। यहां पर पूछा है z, ये आपका v स्क्वायर और z, तो ध्यान से देखना क्या क्या है। देखो ये फ्रीक्वेंसी है और एक्स रे, z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ लेते हैं। तो यहां पर अब ध्यान से देखो, उन्होंने एक रिलेशन दिया था, कौन सा रिलेशन था कि v इज इक्वल टू, ये आपका था a, ठीक है, a z माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा रिलेशन था। अब यहां पे सर ये सब चीजें क्या क्या है, ध्यान से देखो। यहां पे जो z है, जो v है आपका, वो है पोटेंशियल। ठीक है, जो आपका z है वो आपको पता ही है एटॉमिक नंबर है, ये है आपका एटॉमिक नंबर। अब अगर मैं बोलूं a और b क्या है, तो a है आपका कांस्टेंट एंड b भी क्या है, हमारा कांस्टेंट। ये है हमारे दोनों के दोनों कांस्टेंट। अब इसको कोई कंफ्यूज मत हो जाना वंडरवॉल के कांस्टेंट से, उसका a और उसका b अलग है, इसका a और इसका b अलग है। ठीक है, यहां पर नोटेशन की बात होती है, मतलब यहां पर क्या हो सकता है, कुछ 10 की पावर हो सकता है। ठीक है, नोटेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी 9 इंटू 10 की पावर कुछ भी ऐसा। अब अगर मुझे ये स्पेसिफिक नहीं पता तो उन्होंने लिख दिया a और b। अब यहां पे अगर मैं कंपेयर करके रिलेशन निकालता हूं तो मुझे लगभग लगभग क्या दिख रहा है, v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई किसका है, देखो अंडर रूट का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट v इज इक्वल टू जेड, दिख रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो कुछ है ही नहीं, एम एक्स है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जाएगा आपका, आपको अंडर रूट v के बीच में और z के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपको जो भी दिख रहा है लगा दो। देखो v स्क्वायर और z, क्या v स्क्वायर है, नहीं z स्क्वायर है, तो ये वाला हटा दो। आगे आओ, अंडर रूट v और z, बिल्कुल ये वाला तो सही चल रहा है। यहां पे देखो v और z, मतलब एक में तो अंडर रूट होना था या फिर स्क्वायर होना था, ये भी नहीं है। चलो अंडर रूट z और आपका v, तो ये उल्टा है, ये नहीं होगा। क्लियर है, आंसर होगा आपका ये वाला। उनने क्या किया था, एटॉमिक नंबर और एक्सरे के बीच में एक रिलेशन दिखाया था, वो आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये भी आपका फ्रीक्वेंसी है, v बोल रहा हूं वो म्यू है टाइप का। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है आपको। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन। इजी चल रहा है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो चुके हैं, फॉर्मूले आपको एकदम ही क्लियर हैं, तो फिर तो भूल जाओ कि आपके नंबर कटने हैं, बहुत अच्छे से आप करके आओगे। क्लियर है, चलो इतना लिखो, 4 क्वेश्चन, फिर अपन आगे चलते हैं फिफ्थ पे देखेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a नॉट, ठीक है, अब अल्फा नॉट, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, दो चीजें हैं, देखो एक तो आपसे रेडियस बोला है हाइड्रोजन का, दूसरा है डी ब्रॉगली। दो तरीके से आप यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हो, दोनों तरीके मैं बताता हूं, बस ध्यान से समझो। डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता होगा क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ठीक है, पूरा खेल यहां पे किसका है, रेडियस का है, पूरा खेल रेडियस का। ठीक है, बहुत इजीली समझ में आएगा, बिल्कुल घबराने की बात इधर है ही नहीं। ठीक, अब यहां पे देखो, अब एक और तरीके से निकाल सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन पी होता है मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एम वी। ठीक है, अभी समझ जाओगे, ये वाली इक्वेशन सबको पता होगी। दूसरा तरीका है एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। लिख सकता हूं, अभी देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं एन, ठीक है, एच, एम वी को इधर लेके आ रहा हूं, ये हो गया एम वी, ये क्या हो गया, फिर देखो ये हो गया आर और ये 2 पाई, ये हो गया 2 पाई आर। ठीक है, तो क्या मैं इसको लैम्डा लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू डिवाइड बाय एन, इसको एन को इधर लेके आ गया मैं एन। ठीक है, ये हो गया एच अपॉन एम वी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं पूरा लिख सकता हूं लैम्डा। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो देखो बात ये है, ये दोनों के दोनों सही है, ये दोनों के दोनों एक ही हैं। इसने क्या बोला था कि सरकमफेरेंस जो है इक्वल होगा ना, उसके जितनी भी वेवलेंथ बन रही है इलेक्ट्रॉन की, वो उसका एरिया कितना होगा, उसके सरकमफेरेंस बराबर होगा, कितना कवर करेगा, वो इतना ही कवर करेगा, 2 पाई आर। और एक यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों एक ही तरीका है। इसको भी अगर लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर आप बोलोगे तो देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा भी तो लिख सकता हूं।
तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यहां से सॉल्व कर लो या यहां से सॉल्व कर लो। ठीक है सर, चलो अब यहां पे आप इसने बोला है कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा नॉट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसने ये बोल दिया कि r इज इक्वल टू जो होगा, हम सभी दो तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं इसको r नॉट भी लिख सकता हूं, मैं इसको अल्फा नॉट भी लिख सकता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। ठीक है, इंटू क्या होगा, एन स्क्वायर, सही बोल रहा हूं, r में क्या होता था, एन स्क्वायर ऊपर आता था कि जेड स्क्वायर आता था, एन आता था। ठीक है, तो चलो मैं लिख दूंगा यहां पे n1 अपॉन, यहां पे आएगा z, n1 अपॉन z, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, यहां पर n क्या होता था, स्क्वायर होता था, क्लियर। z क्या होगा हमारा, z तो हमारी वैल्यू पता है 1 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको सॉल्व कर लो। r इज इक्वल टू, क्योंकि इन्होंने लिया है अल्फा की मैं, तो मैं इसको r नहीं लिखूंगा, मैं इसको अल्फा नॉट ही लिख रहा हूं, क्लियर, समझ में आ गया। इनटू क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर, क्लियर है। अब भाई ने रिलेशन कैसे कैसे पूछा, देखो पाई अल्फा स्क्वायर अपॉन 6, 3 पाई अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई अल्फा क्यूब डिवाइड बाय 3। तो मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू नहीं पुट करना चाहते हो इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा में ही पूछा है उसने रिलेशन, क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, बहुत ईजी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई डिवाइड बाय एन, आर की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू है हमारे पास अल्फा इंटू एन का स्क्वायर, तो ये एन टाटा बाय बाय। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 2 पाई इंटू ये हो गया आपके पास अल्फा 2 अल्फा नॉट, ये हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, 2 पाई यहाँ पे ये अपना पूरा का पूरा ये हो गया। अब देखो इसने किसका बोला था, फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये हो गया एन की वैल्यू, यहाँ पे अपना एन की वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा नॉट, 2 पाई अल्फा नॉट, क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। बस तो अपन को करने क्या है, इसने बस पूछा है थर्ड ऑर्बिट का पूछा है भाई, तो क्या करना है, यहाँ पे जो n एक बचा इंटू 3 कर दो, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6 पाई अल्फा नॉट, बस आ गया आंसर। 6 पाई अल्फा नॉट है क्या, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस बार इसको अपन और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो मैं आपके अभी के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैंने क्या करा है, ये जो आपका n है ये n काट दिया, तो एक n बच गया ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अल्फा नॉट इंटू n की वैल्यू कितनी दी है, देखो थर्ड के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई अल्फा नॉट, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 6 पाई, ये हो गया अल्फा नॉट, आंसर, क्लियर। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से निकाल सकते हो, पहला तो अपना खुद का डी ब्रोगली की पहली वाली इक्वेशन से, दूसरा आप एंगुलर मोमेंटम लगाओगे तो आपको यहां तक तो आ ही जाना है। अब सबसे पहले यहां तक क्या सोच के आए, दिमाग कौन सा लगाया, देखो भाई हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई और ये पाई, और यहां पे उसने लिख के रखा है डी ब्रोगली। अब दिमाग लगाओगे तो आपको याद आएगा कि यहां पर जो पाई वाला इक्वेशन है वो एक ही था, वो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, एन तो 2 पाई यार, है ना, तो सिर्फ वही था। तो कहीं ना कहीं हमें वहां तक तो जाना ही पड़ता है कि नहीं सर, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने डी ब्रोगली लिखा है तो सिर्फ ये वाला इक्वेशन लगा सकते थे हम, तो ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पाई दिख रहा था आंसर में, और आंसर के हिसाब से अपन चल सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे चलना है, ये 5th क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी लग रहा होगा, आगे चलिए अब देखते हैं अपना कौन सा, यहाँ पर 31 जनवरी की शाम को ठंडे ठंडे में आया हुआ 6th वाला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मार्क किसको करोगे, किसको ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और ऑप्शन में क्या देखे रखा है, देखो हमें क्वांटम नंबर देखे रखा है, एन पता है आपको, एल पता है आपको, एम पता है, ठीक है, तो ये हमारा एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है ना, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। देखो ये एन है, ये एल है, ये एम है, तो अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब इसने किस टॉपिक से पूछा होगा, हुंड्स रूल से, ठीक है, तो इसने किसने पूछा होगा, इसने पूछा होगा हुंड से, हुंड्स रूल से। सर हुंड्स रूल से पूछा है या रफबाहू से पूछा है बताओ, या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन से पूछा है, ये पूछा है इसने
किससे? अफवाह से, यहां से। ठीक है, इनने क्या रूल दिया था भाई, जल्दी से बताओ, इनने क्या रूल दिया था? n+l रूल दिया था क्या? बिल्कुल, इनने दिया था n+l रूल, है कि नहीं? सही चल रहा है ना? तो अब क्या करना है, सिर्फ उसके ही अकॉर्डिंग अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, जो बड़ा आएगा उसको पहले लिखेंगे, इंक्रीजिंग मतलब जो छोटा आएगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। अब यहाँ पर n+l रूल है, तो मुझे दिख रहा है n+l यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पे 4 + 0 4 आ रहा है। यहाँ पर 3 + 1 कितना आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 + 1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पर 3 + 2 कितना आ रहा है भाई? 3 + 2 आ रहा है 5। तो मुझे सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है। अब लेकिन हम फंस जाएंगे किसमें? इसमें, दोनों में, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन डी वाला पहले दिख रहा है, देखो यहाँ पे बी सबसे बड़ा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, बी सबसे बड़ा नहीं है, ए भी सबसे बड़ा नहीं है, डी सबसे बड़ा है, तो इन दोनों में से कोई अपना ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अब एक तरीका ये भी है कि डी देख लिया है, सबसे बड़ा देख लिया, तो सबसे छोटा वाला ऑप्शन देख लो, सबसे आखिरी में क्या आ रहा है? सबसे आखिरी में इसमें सी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो सी सबसे छोटा होगा क्या? देखो सी तो 4 है, सबसे छोटा तो ए होना चाहिए, तो अपना ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपन इसको समझते हैं कि अगर आप फंस गए, यहाँ पे दो चीजें सेम है, तो क्या करोगे? तब मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन की वैल्यू पर। मतलब अगर n की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं? तो अब क्या करोगे बताओ? अब यहां पर मुझे दिख रहा है n की वैल्यू किस में ज्यादा, देखो n की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो n की वैल्यू तो ज्यादा किस में है? 4 वाले में, b वाले में है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या आएगा? d सबसे बड़ा, फिर आएगा अपना कौन सा? b, फिर आएगा आपके पास c, फिर आएगा आपके पास ए सबसे छोटा। DBCA क्या दिख रहा है? DBCA बिल्कुल सही ऑप्शन अपन ने चूज करा है। क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या रखना है? पहला n+l रूल, दूसरा अगर आपके यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो आपका n+l रूल के बाद सॉल्व करने के बाद इक्वल आ रहा है, तो आप n की वैल्यू देखोगे। n की वैल्यू जिस भी चीज में ज्यादा होगी या फिर जिस भी क्वांटम पेयर में ज्यादा होगा उसको पहले रखा जाएगा, सिर्फ एनर्जी के लिए बोल रहा हूं अभी हाल। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना? इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं थी। देखो इजी क्वेश्चन है, अगर पहले से ही थोड़ा घबराहट में बैठ जाओगे तो हो सकता है आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओ। ठीक है, सच्ची बात बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, हम वो क्वेश्चन में घुस जाते हैं जिसमें हमें पता है बहुत दिमाग लगेगा। अब अगर एक टाइम तक अपन उसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ईजी वाले क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, है ना? तो ये एक काम करा करो, पहले जो जो दिख रहा है ना एकदम खट से सॉल्व हो जाएंगे, ये वाले तो खट से सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर अपना हार्ड वाले पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो आपको जो टाइम भी देना है उसमें तो थोड़ा दिमाग से देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो ये वाला हो गया 6th क्वेश्चन, 7th पे चलते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 7th क्वेश्चन, जो कि पूछा गया 31 जनवरी मॉर्निंग के टाइम पे। यहां पर पूछा है Nd2+। ठीक है, तो ये आपको एक एलिमेंट दे दिया, ये है आपका कौन सा? लेंथेनाइड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लेंथेनाइड, ये है। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला जो है आपको जो मेन याद कर रख सकते हो वो है Ze मतलब Xe। ये होता है आपका 4f से लेके 1 से लेके 14 तक जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर होता है आपका 5d, ठीक है 5d 0 से लेके 2 तक, और फिर होता है आपका 6s2, ऐसा होता है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात क्या आ रही है, 5d यहाँ 0 से लेके सिर्फ 2 तक भर रहा है, यहाँ पे 6s2 भर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? अब दिमाग लगाना, है ना? तो यहाँ पर ये आपका इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा पहले फिल होगा। अब ये क्या है? Nd जो है इसका नंबर होता है लगभग 60, एटॉमिक नंबर लगभग 60 होता है। आपको नीचे वाले सीरीज जो दो आपको देखते हैं ना ऐसे, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, एक सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल के, वो वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब बात यह है, उन्होंने क्या करा है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया भाई। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर उसने लूज कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 4f बचेगा। तो यहाँ पर ये देखो 6s2 तो नहीं रहेगा आंसर में, ये f3 नहीं रहेगा क्योंकि f4 होता है। ठीक है, और ये 6ft और फिर से s2 आ गया तो ये भी नहीं रहेगा।
ठीक है, ऑप्शन हमारा सिर्फ रहने वाला है सी वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा और एस भी हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए होंगे ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही, और यहाँ पे ये बचेगा सिर्फ। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बस आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना था। बहुत ईजी है ये वाला तो क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीधा सीधा पूछ लिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर टाइप ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इतने से इतना हीलियम स्पेक्ट्रम है। मतलब कहां से जा रहा है भाई, N से 4 जा रहा है, N4 से N2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम स्पेक्ट्रम का, तो उसका वेवलेंथ क्या है, इनमें से उसका जो वेवलेंथ है इसमें से कौन सा पेयर है जिसमें कई वेवलेंथ सेम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको 1 अपॉन ये क्या होगा लैम्डा, एक और लिख सकते हो ई बाय म्यू, ई म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पता होना चाहिए वाला आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब जो बाल्मर साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला था, बाल्मर ने यहाँ पर सिर्फ अपना वाला दिया था, फिर ये तो फिर रिडबर्ग ने दिया है ना, उन्होंने तो अपना वाला दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे 2 पहले ही पुट कर दिया था, है कि नहीं? तो आप भी वैसे पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये किसके लिए है, बाल्मर टाइप के लिए, तो वैसे भी कर सकते हो। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, आर तो छोड़ दो, आर मत रखो। क्यों? क्योंकि दोनों में लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, तो आर को मैं आर ही रख रहा हूं। जेड मतलब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 2 3, क्या होगा 3 में से ऑप्शन बताओ, दूसरा वाला, बस 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूं 4। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन, कहां से, बार्मर का सबसे पहला वाला सेल कौन सा होता है, 2 होता है। मतलब कि बार्मर सीरीज में n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और यहाँ पे भी क्या है, वो 2 से ही चल रहा है। माइनस 1 अपॉन 4 कर दो भाई, क्या दिक्कत है ना? तो चलो निकालते हैं 1 अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा आपके पास 4r इंटू डिवाइड, आप इसको मैं करूंगा, ये दोनों के दोनों स्क्वायर होते हैं, ये मत भूल जाना। ये हो जाएगा आपके पास 1/4 माइनस 1 अपॉन 16, है कि नहीं? सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा लगभग 4 माइनस 1 मतलब 3 डिवाइड बाय 16 इंटू 4r इज इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, देखो लेमडा की जो वैल्यू आएगी, यहां से ये कैंसिल, ये बचा 4, ये बच जाएगा आपके पास 4/3r, 4/3r। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अगर इनमें से किसी की सेम आ गई तो वो आपका आंसर होगा। तो चलो वो निकाल के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत इजी लगेगा। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं 1/λ, पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू पुट नहीं करना, हीलियम का तो 4 ही रहेगा। ठीक है, इनटू हाइड्रोजन के लिए पूछा गया, बिल्कुल विच ट्रांजिशन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू छोड़ दो, जेड छोड़ दो, क्योंकि जेड तो 1 हो जाएगा, वो छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा, 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 1/9 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4, मतलब कि यहाँ पे ऐसे पुट कर देते हैं, ये 36 हो जाएगा, और 36 नीचे फिर वो मैच नहीं करने वाला, तो इसको छोड़ दो, ये वाला हट गया। ये बचा फिर 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन उसकी वैल्यू 4 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये भी गया। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास देखो 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 1, तो मतलब ये -3/4 आ रहा है, ऐसा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू -3/4 आर, ये आ रहा है। इसको उल्टा करेंगे तो लगभग सेम ही दिख रहा है। ठीक है, माइनस है मतलब क्या होगा, वो जो है ना पुट होगा इस साइड। ठीक है, जो 1/1 माइनस 1/4 होगा। ठीक है, तो ये वाला हो रहा है, तो ये होगा 2 और 1। अब ये वाला देख लेते हैं क्या है, देखो ये हो गया, अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन, ये है 1 तो हम 1 पुट कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन ये स्क्वायर मतलब 4, तो ऐसे 4 पुट कर दिया। देखो ये सेम आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइड बाय 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 आर। देखो कंफ्यूज कहां कर सकता है, ध्यान से सुनना, यहां से लेके गया आपको 2 और 1 से, यहां पे लेके गया 1 और 2 से, है कि नहीं? तो अब कई लोग सोचेंगे कि एनर्जी जे है जो नेगेटिव में, तो ये आएगा नहीं, हो सकता है मैं ही कैलकुलेट गलत कर रहा हूं, तो ये वाला ऑप्शन लगा के वो आ जाएंगे, नीचे का सॉल्व ही नहीं करेंगे। लेकिन जबकि उसका उल्टा लिखा है सी वाले में, तो आंसर तो हमारा यही होने वाला है, आंसर हमारा यही होने वाला है।
है कि नहीं। इसको भी सॉल्व करके देख ले तो ये कैसा जाएगा, देखो ये जाएगा 1/1 माइनस 1/9, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, 9 तो कटेगा ही नहीं। यहाँ पे कितना है अपना एलसीएम, लगभग 4 आना चाहिए था ना, जैसे कि इसमें 36 आ रहा था, तो अपन ने पूरा सॉल्व ही नहीं करा, डायरेक्ट दिख रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल वाइसली सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है सॉल्व करने में, है कि नहीं। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आपको नीचे की वैल्यू सेम दिख रही है तो एक काम करो, उसको सॉल्व करते जाओ, लेकिन नीचे की वैल्यू ऐसी आ गई, क्योंकि देखो z, अब पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर यहाँ पे z की वैल्यू मान लो कुछ और होता, है ना, मान लेते हैं कुछ और होती z की वैल्यू, तो अपन सोच सकते थे कि आगे सोच सकते थे कि वो कट जाएगा, और कट के हो सकता है वो 4 लेके आ जाए, लेकिन z की वैल्यू तो हाइड्रोजन में 1 ही होती है कि नहीं। तो वो अपन को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, आपको वो सॉल्व करना है जिसकी जो एलसीएम है वो 4 आ रहा था, तो बस ये वाले का 4 आ रहा है, इसको आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है ये वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्यूमुलेट इन शेल विद n की पावर n इज इक्वल टू 4। ये वाला तो मेरे ख्याल से आपको खुद करना चाहिए, है कि नहीं। क्या था भाई, 2n² फॉलो करेगा, 2 है यहाँ पे, अपन से कौन सा सेल पूछा है, 4th वाला, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 इंटू 16 तो कितना हो गया, 32 हो गया। कितना इजी था, है कि नहीं। करना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने 2n² में जा सकते होंगे इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर आप किसकी बात करोगे, पहले शेल की बात करोगे तो उसके अंदर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर सेकंड शेल की बात करोगे तो उसके अंदर जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा 18, और फिर उसकी बात करोगे तो कितना हो जाएगा 32। तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको चलना है कि नहीं। तो देखो इतने माइनर से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात है कि हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलिए अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर बोल रहा है 10th वाला क्वेश्चन, द वेव फंक्शन साई ऑफ 2s इज गिवन बाय दिस, ठीक है। r इज इक्वल टू r नॉट, r अपन को लिखना है r नॉट, रेडियल नोड्स इज फॉर्म्ड दस r नॉट इन टर्म्स ऑफ a नॉट। अब यहाँ पे पूछा है रेडियल नोड, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ था, 30 जनवरी की सुबह सुबह आया था। क्या लिखा है, रेडियल नोड्स, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, नोड लिखा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो साई क्या हो जाएगा हमारा 0 मान के चलते हैं वेव फंक्शन को। तो ये पूरा का पूरा टर्म को सॉल्व कर लो अब, 2 माइनस r अपॉन a नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2a नॉट हो जाएगा, 2a नॉट हो जाएगा। क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो बस आपको ये वाला आंसर लिखना है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो r इज इक्वल टू a नॉट, r इज इक्वल टू 4a नॉट, r इज इक्वल टू 2a नॉट, खत्म। अब ये इतने जल्दी कैसे सॉल्व हो गया, देखो भाई अगर रेडियल नोड्स आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, साई को कर देना 0, क्यों, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो गया। तो अब क्या है, ये सारे के सारे तो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है वेव फंक्शन में, मतलब मैंने जब आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कराया तो मैंने बताया था कि 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो खुद वेव फंक्शन होगा, ये ऐसा लिखा होगा वेव फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होगा, एक होगा कांस्टेंट पार्ट, एक होगा रेडियल पार्ट, और एक होगा आपका एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट। अब ये क्या क्या हो सकता है, मतलब यहां पर आपको कहीं ना कहीं r दिखेगा, r की वैल्यू दिखेगी, ठीक है, r की वैल्यू दिखेगी। एंगुलर पार्ट में आपको या तो साइन दिखेगा, या तो कॉस थीटा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, या तो थीटा दिखेगा या तो फाई दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब साइन कॉस कॉसेक कुछ भी हो वो, क्लियर। कांस्टेंट में क्या दिखेगा, कुछ वैल्यूज दिखेंगी, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, देखो 1/2 √2, तो ये क्या है, ये सारा का सारा कांस्टेंट ही तो है। और ये क्या है हमारा रेडियल पार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें r दिख रहा है, हमें सिर्फ इस r से मतलब होगा, e की पावर पे जो r है हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। यही बताएगा हमारा कितना रेडियल नोड्स उसके अंदर होंगे, क्लियर। अब इसने बोला रेडियल नोड, तो मैंने साई को कर दिया 0, वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, वेव फंक्शन क्या 0 हो गया, बस। तो यहाँ पे फिर अपन वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलो सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, डिकोड करना। आगे चलते हैं, चलिए अब देखते हैं कौन सा 11th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड 3.87 बोर मेट्रॉन द मेटल आयन इज। अब यहाँ पर क्या करके रखा है, देखो उन्होंने निकाला है मैग्नेटिक मोमेंट,
जिसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 3.87 बोरमेट्रॉन। अब इसमें से कौन सा वो मेटल है जिसकी ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये है बहुत इजी क्वेश्चन क्योंकि ये वाला मैंने आपको कराया हुआ है। सबसे पहले तो इन सब का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ये किस में आएंगे, लगभग ट्रांजिशन मेटल ही है ना, देखो लिखा हुआ ट्रांजिशन मेटल, मतलब डी ब्लॉक तो होंगे ही होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये Ti-V2+, ये बिल्कुल लाइन वाइज लिखे हुए हैं। पीरियडिक टेबल में देखोगे आपको सीधा ऐसा देखने को मिलेगा, एक के बाद एक है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो क्या आएगा, ये आएगा लगभग 3d2, 3d3, 3d4 और 3d5। ये कब है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। जो s है वो खत्म हो चुका है, 4s जो है वो 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। मैंने आपको बोला ही था कि ये एकदम लाइन वाइज है, देखो तो 2 3 4 5 आ रहा है। अगर ज्यादा लंबा डिफरेंस होता तो यहाँ पे क्या दिखता, 2 दिखता, 6 दिखता, 7 दिखता, ऐसे कुछ दिखता, मतलब एक के बाद एक ही है ना। तो चलो, आपने सबने पढ़ा होगा ना एक ट्रिक, टीचर वेरी क्रिल मांगे फी, कोई नहीं करेगा जवाब, सबका अलग अलग होता है ना। तो वही वाला आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है सर। चलो अब हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैंने आपको कराई थी 2 चीजें, बताओ। एक तो कराया था एंगुलर मोमेंट, दूसरा कराया था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का सबको अभी तक मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता था भाई, √n+2 होता था। सबको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से कराया था। मैग्नेटिक मोमेंट का ये होता है, n क्या होता है भाई, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, दोनों में n सेम ही है, ठीक है। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि अनपेयर्ड कब होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब जब पेयर नहीं होगा। वाह सर, ठीक है। देखो मतलब डी ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो इसके पास कितने डब्बे होते हैं भाई, 5 रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब यहां पर पेयरिंग कब स्टार्ट होगी सर, जब तक जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब यहां पर अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन तब पेयर होगा जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा, है कि नहीं। तो क्या आपको यहां पर कोई 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक में हमें 2 दिख रहा है, एक में हमें 3 दिख रहा है, एक में हमें 4 दिख रहा है, एक में हमें 5 दिख रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो अब मैं ये बोल सकता हूं ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेटल हैं क्या रखे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये वाला। अब चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, Ti2+, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके हैं, जितने हमें दिख रहे हैं 2 लगाओ, √2 इंटू 2+2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, चलो V2+ का लगाओ, V2+ ये कितना हो जाएगा, √ कितने हैं इसके पास, 3 है, तो यहाँ पे 3+2, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, Cr2+ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके पास 4 होंगे तो ये हो जाएगा 4+2, ठीक है। फिर है हमारे पास Mn2+, इसका कितना है भाई, इसके पास 5 होंगे तो 5+2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इन सभी को, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखना। ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 8, √8 हो गया, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 5 और 3 15, 5 और 3 15, ये कितना हो गया आपका 6 और 4 24, ये हो जाएगा 24 34 नहीं 24, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, देखो 7 और 5 35। अब बात बस एक है जो आपको समझने वाली है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें सबके स्क्वायर रूट पता होना चाहिए क्या। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, और करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहां पर ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 15, ये आ रहा है 24, ये आ रहा है 35, ध्यान से देखना। अब जो 8 का जो अंडर रूट है सबसे पास के देखो, एक क्या होता है, एक 9 होता है, किसका, 3 का होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अंडर रूट क्या होगा, 9 का 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो अंडर रूट है ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 के बीच में मतलब 4, और एक आ रहा है 3 के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 2 और 3 के बीच की वैल्यू आएगी। अब इसकी बात करो, √15 की बात कर लेते हैं। √15 के पास के स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं,
पहला है कौन सा आपका 3 वाला और दूसरा है 4 वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 4, मतलब कौन कौन सा 9 और 16 के बीच की वैल्यू है ना ये वाली 15, है कि नहीं। उसके पहले तो कोई अंडर रूट पड़ता ही नहीं है, स्क्वायर रूट पड़ता ही नहीं है, ठीक है। इसकी बात कर लो, चलो 24 की, अंडर रूट 24 की। तो यहां पर ये वाली वैल्यू किस किस के बीच में आती है, ये आती है 4 के बीच में और 5 के बीच में, मतलब 16 और 25 के बीच में आ रही है ना वैल्यू। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है लगभग 4 पॉइंट कुछ आने वाली है। यहाँ पे देखो 35, अंडर रूट 35, मतलब ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 25 और 6 के बीच में, और 6 से तो सिर्फ एक ही काम है, तो लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग 5.9 के करीबन आएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वैल्यू किस किस के बीच में है, 3.87, मतलब कि ये जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में है। तो मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट 9 के, ठीक है, और 16 के बीच में कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है। आंसर कौन सा लगाओगे, 15 वाला, ठीक है। आपको बस थोड़ा समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन है ये बहुत ईजी, आप जैसे ही सॉल्व करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, V2+, तो V2+ अपना ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसको समझने में, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बाकी का बहुत ईजी है, देखते ही समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि देखो ये 9 है तो ये लगभग 3 के करीबन आएगा, 2 के करीबन आएगा, 2.9 के करीबन आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। 15 है तो लगभग ये 3 पॉइंट के करीबन आएगा, ठीक है। ये आपका 24 है तो ये 4 पॉइंट के करीबन आएगा, क्यों, क्योंकि 5 से कम है। ये 36 का होता है, 6 मतलब 36 का होता है, 6 का होता है, ये 5 के करीबन आएगा कुछ ऐसे। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो बस आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर है, बहुत इजी। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 12th देखते हैं। देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर n, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ये आपका v नहीं m म्यू है, ठीक है, ये इसमें घबराना नहीं, ऑफ एक्सरे इमिटेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर z, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ये मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसका ही पार्ट 2 टाइप का उन्होंने दे दिया ऐसे करके। क्या था वो, अभी नहीं लिखता हूं, करके देखते हैं। यहां पर मैं आपको एक रिलेशन और से बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि एक ऐसा क्वेश्चन भी आने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2 तरीके से पूछा था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या E इज इक्वल टू क्या होता है, h म्यू होता है, ठीक है। और एनर्जी बोर के अकॉर्डिंग क्या होती थी, देखो एक वैल्यू होगा यहाँ पे, या फिर 2.18 लिख लो या फिर 13.6 लिख लो, जैसा भी लिखना, ठीक है। एक वैल्यू होगा तो मैं उसको कांस्टेंट लिख सकता हूं, कांस्टेंट इनटू क्या होगा, z² होगा। यही होता है एनर्जी में, z² अपॉन n² होता है। तो ऑर्बिट को छोड़ो, अभी ऑर्बिट को अपन छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे रिलेशन किसकी चाहिए, किसके लिए चाहिए, म्यू के लिए चाहिए। तो म्यू इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी ना, या फिर 2.18 या फिर 13.6, यही है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और नीचे h लेके आओगे तो h भी क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। और ऑर्बिट तो कांस्टेंट होगा अपन को, वो तो अपन वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी करना है, ठीक है। तो अपॉन n लिख सकता हूं इंटू n। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, कांस्टेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है z² के। अब इन्हें ग्राफ चाहिए z का बीच में, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू z, और अंडर रूट है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू की पावर हाफ इज इक्वल टू z, ठीक है। तो म्यू की जो पावर n है वो n की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1 हाफ 2 3, तो आंसर लगाओ सेकंड वाला। क्या घबराने वाली बात थी, ठीक है। अब वो जो n है वो तो आपको देगा ही देगा, उसमें मत घबराओ, ठीक है। जो n की वैल्यू है वो एक तरीके से तो कांस्टेंट ही होगी। अपन मान के चलते हैं, मान लो हाइड्रोजन का है तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट में देखो, ये जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कांस्टेंट लिखा है ना। मेरे ख्याल से वो आपको अभी तक क्लियर होगा। अगर जूल में लिख रहा है तो 2.18 × 10 की पावर -18 होगा, अगर ईवी में लिखोगे तो 13 पॉइंट कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो बस आपको क्या करना था, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आया था, मूसले ने दिया था ये चीज, ठीक है। तो 2 तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, एक अपन ने वहां पे पढ़ा था, कौन सा अंडर रूट में बताया था मैंने, और एक ये वाला। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे चलते। देखिए 2023 में 27 जुलाई को फिर से ये क्वेश्चन आया मॉर्निंग के टाइम पे, गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर क्वांटम नंबर आपको गिवन है। यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ, देखो फिर से ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी,
ठीक है, इसने तो साफ क्लियर कर दिया कि क्वांटम नंबर है, पिछले में नहीं था, तो हमें दिमाग लगाना पड़ा था कि एनर्जी किसके बेस पर पूछ रहा है ना। तो अपन ने गैस कर लेते कि हाँ भाई एनएमएस वगैरह है, तो वो क्या होगा, क्वांटम नंबर ही होगा। अब यहाँ पे तो उसने साफ लिख के दे दिया। अब हमें निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब बड़े छोटे से बड़े तक जाना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे भाई, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल लगा लो। एन कितना है 3, ये कितना हो जाएगा फिर 5 हो गया। ठीक है, ये 4 है, ये 1, ये भी 5 हो गया। ओहो ओहो, ये 4 और ये 2, ये हो गया 6। ये कितना है भाई 3 और ये 1, 3 और 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास 4, ये एल की वैल्यू होगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, अरेंज करना है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है आपका, डी वाला। तो डी वाला दिख रहा है सबसे छोटा, देखो ये दो में से कोई ऑप्शन होने वाला है, इनको हटा दो, ये दो में से कोई ऑप्शन होने वाला है, क्यों, क्योंकि डी पहले है ना। ठीक है, डी छोटा हो गया। अब उसके बाद कौन सा लगाओगे, डी के बाद लगाएंगे इनमें से कोई एक लगाना है। कौन सा, फिर से सेम वैल्यू आ गई, कौन सा वाला लगाओगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, एन की वैल्यू जिसकी छोटी होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू देखो सबसे छोटी किस में, ए में है या फिर 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, सर 3 बड़ा होता है। हाँ बहुत अच्छे, यहाँ पे 3 छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो एनर्जी है ये क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, फिर अब ए आएगा, तो देख लेते हैं डी ए, फिर आएगा आपके पास बी, फिर आएगा आपके पास सी, क्योंकि 6 है उसका, तो बस सेकंड वाला अपना आंसर है। क्लियर है। ठीक है, तो भाई 2 बार हो गया ये वाला, तो एक बार लिख ही लो। जिसकी अभी बताया था एन की वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा। ठीक है, रूल कौन सा फॉलो करोगे, एन प्लस एल रूल फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी। तो ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको ना ध्यान से करके जाना, और ये तो पता ही होना चाहिए, बहुत इजी है ये वाला, सीधा कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर है, चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो 4th क्वेश्चन है आपका, 14th क्वेश्चन है आपका। यहां पर बोला था नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड इन 4p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर। अब यहां पर पूछा है एक तो रेडियल नोड, रेडियल नोड्स, और दूसरा पूछा है आपसे टोटल नोड्स, टोटल नोड्स। तो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ कि नोड जो होते हैं, नोड्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है आपका रेडियल, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, रेडियल, और एक होता है आपका एंगुलर, एंगुलर। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें बस पता होना चाहिए नाम। अब इसका फॉर्मूला और पता होना चाहिए, n माइनस एल माइनस 1 इसका होता है, और इसका होता है सिर्फ l। तो भाई टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1 प्लस l, l से l कैंसिल, क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो एक काम करो, ये फॉर्मूला लिखो, ये क्या होता है n माइनस एल माइनस 1, और जो टोटल नोड हो जाएगा वो n माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, हल्के में मत लेना, है ना। भले ही बहुत इजी दिख रहा है लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। किसके लिए पूछा है, 4p के लिए पूछा है। ठीक है, 4p के लिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बना देते हैं 4p। 4p में आपको क्या क्या चीज पता है, कुछ नहीं पता, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं पता है। ये जो आपको 4 दिख रहा है इसको थोड़ा दूर दूर लिखें क्या, चलो ऐसे लिख लेते हैं। 4 है, यहां पर हमें ये n की वैल्यू दिख रही है, n की वैल्यू, मतलब कि यहां पर हमें नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है, डायरेक्ट दिख रहा है। और हमारे पास क्योंकि इसने बता दिया कि ये क्या है, p ऑर्बिट है, मतलब p ऑर्बिटल है, तो मुझे ये पता है कि l की वैल्यू 0 होती है s के लिए और n की वैल्यू 1 होती है p के लिए। तो जो l है, l कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ गया, n की वैल्यू 4 आ गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बस करना ही क्या है, बस पुट करो। अब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, देखो ये रेडियल नोड Rn लिख रहा हूं, बस ये क्या हो जाएगा, n मतलब 4, l मतलब 1, और -1 तो है ही है, तो ये कितना हो गया, देखो 4 - 2 मतलब कि 2 हो गया। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते थे। टोटल नोड्स, टोटल नोड कितना जाएगा, टोटल नोड इक्वल टू क्या होगा, n - 1, n कितना है 4, -1 कर दो कितना होगा 3।
खत्म, 2 और 3 आंसर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा है भाई, सबसे पहले रेडियल नोड्स है, नहीं तो सबसे पहले आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 2 और 3। चलो 2 और 3, 2 और 2, 3 और 4, 3 4 और 4, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हमारा ए वाला ही है। इजी था, ठीक है, बहुत मजा आना चाहिए। वेव फंक्शन के बाद मैंने ये वाला कराया था, आप सभी को याद होगा, वेव फंक्शन के टाइम में मैं पढ़ाता जा रहा था। क्लियर है, ये रहा 14th। आगे चलते हैं, देखिए 15th क्वेश्चन जो है आपका वो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यूज n से लेके 1 2 3 4 सो ऑन तक। ठीक है, तो यहां पर देखो उसने क्या पूछा है, यहां पर बोल रहा है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको अपन n से शो करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, हाँ जी भाई, नेगेटिव थोड़ी होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है -2 में प्रेजेंट है, -3 में, ऐसा तो नहीं लिखते ना, पॉजिटिव में ही लिखते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, n से लेके 1 2 3 4 सो ऑन तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है, ये वाला भी सही है। ठीक है, द एजिमुथल क्वांटम नंबर l फॉर अ गिवन n प्रिंसिपल कैन हैव वैल्यूज l 0 1 2 और यहाँ पे सो ऑन n तक। ठीक है, चलो ये वाला भी सही है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml फॉर अ पर्टिकुलर l कितना होता है, 2l + 1 होता है, ये भी सही है। ±1/2 होता है क्या, 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, बिल्कुल। +½ होता है आपका किसका, क्लॉकवाइज का, -½ होता है एंटी क्लॉकवाइज का, साथ में लिखोगे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फॉर l = 5 देयर विल बी अ टोटल नंबर ऑफ n ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये पूछना क्या चाहता है, चलो पूछना चाहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं ये आपको बताना है, ए और बी और सी, ए बी सी, ए सी डी ई, ए सी डी या फिर ए बी सी डी ई। चलो अपन निकाल के देख लेते हैं, चलो पीछे चलते हैं, ये आ गए पीछे, कौन कौन से सही है। ठीक है, सबसे पहले द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की पॉजिटिव वैल्यू होती है, n से लेके 1 2 3 4 होता है, बिल्कुल सही, ये वाला सही है। ठीक है, तो हमारा ए जो है वो सही है। ठीक है, द एजिमुथल क्वांटम नंबर l = n होता है और उसकी जो वैल्यू है 0 1 से लेके n तक होती है। अब ये बताओ, अगर ये n तक होगी, ध्यान सुनना, अगर ये n तक होगी तो इसमें और इसमें क्या फर्क, दिमाग लगाते हैं। यहां पे देखो, अगर वैल्यू s की निकाल रहे हैं हम, s की वैल्यू 0 आ सकती क्या अगर n के बराबर होती, तो नहीं आ सकती। क्यों आ सकती है, क्योंकि जो l की वैल्यू होती है वो n-1 होती है, ना कि n होती है, ये नहीं होती, ये होती है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, तो हमें चूज करना है जिसमें बी ना हो। ठीक है, चलो मैग्नेटिक ऑर्बिटल बिल्कुल सही है ये वाला भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1 होता है, तो ये भी सही है। तो एक और ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ए और सी सही है। चलो फिर क्या है, +½ डी भी सही है, मैंने अभी बताया था आपको, डी भी सही है, ए सी डी। अब आगे चलते हैं, फॉर l = 5 देयर विल बी अ टोटल नंबर ऑफ 9 ऑर्बिटल। अब अगर n की वैल्यू, l की वैल्यू 5 है, ठीक है, और ऑर्बिटल केस में 9 होंगे, ये कहां से निकालते थे हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1 होता है। अगर l की वैल्यू 5 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 1, ये कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब 11 ऑर्बिटल होने चाहिए किसमें, जब l की वैल्यू 5 है। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो गलत कौन कौन से हमारे पास, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी और ई गलत है। तो चलो अपन ऑप्शन टिक करेंगे अब, अगर हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, ए बी सी, ए सी डी ई, ए सी और डी, ये वाला ऑप्शन सही है। ए बी सी डी बिल्कुल ये गलत है, क्यों, क्योंकि बी तो है ही नहीं हमारा। आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, ए बी सी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ई नहीं चाहिए था हमें, बी नहीं चाहिए था हमें, और इसमें भी बी नहीं चाहिए। आंसर क्या है, सिर्फ सी वाला। क्लियर है, आपको सबसे पहले इसने देखो पूरे क्वांटम नंबर से पूछ लिया, एक तो पूछ लिया n की वैल्यू कहां से होता है, 1 2 3 4 होता है। ठीक है, एक पूछ लिया n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन n-1 होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, याद रखना ये बात। ठीक है, अब ml की वैल्यू अगर पूछूं तो वो क्या होता है, 2l + 1 होता है ना। और आपका अगर मैग्नेटिक स्पिन की पूछो तो वो तो सबको पता है, ±½ होता है। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 × 2 + 1, तो ये कितना था, 5। तो अपन कैसे लिखते थे इसकी वैल्यू, कैसे लिखते थे, -3 -2 1 0 1 2 3, है कि नहीं, ये तो 7 हो गई। -5 के लिए क्या लिखोगे बताओ, -2 -1 0
1 2, ये डी का हो गया है ना। तो अपन ऐसे निकाल देते, तो यही बताता है आपका ऑर्बिटल कितने होंगे। ठीक है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, ऑर्बिटल को फॉलो करना है, तो ये डॉन है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन, बहुत इजी था। आगे चलते हैं, देखिए आगे कौन सा है हमारा 16th वाला। द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज आर और इनकरेक्ट इज, कौन सा गलत होगा कौन सा नहीं होगा ये बताना है। ठीक है, चलो। द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मेरे को तो नहीं लगता। क्या लाइन स्पेक्ट्रा का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को पढ़ने में? तो मैं बोलूंगा जी नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इज अ गैस फेज शोज अ कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। ये मैंने बताया था। अगर गैस से, डिस्चार्ज ट्यूब याद है, वहां से निकल रही थी गैस, ठीक है, प्रिज्म से टकरा रही थी तो स्पेक्ट्रा निकल रहा था। कौन सा? विबग्योर, विबग्योर निकल रहा था। ठीक है, तो ये तो स्पेक्ट्रा वही है, फैल रहा है ना। देखो रेड से ब्लू तक है, रेड से वॉयलेट तक, रेड सबसे बड़ा और वॉयलेट सबसे कम वेवलेंथ। आगे चलो, ये सही है। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रा, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर ये वाले भी सही है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता था बताओ? एब्जॉर्प्शन में क्या होता था? ब्लैक लाइन आती थी का, हाँ वही है। ठीक है, चलो। द एलिमेंट हीलियम वॉज ये तो मैंने आपको बताया था। हीलियम की डिस्कवरी कहां से हुई थी? हीलियम की डिस्कवरी हुई थी सन से। कब? जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड करा रहे थे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा है, मेरे को याद है ये बात। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। तो आंसर गलत कौन सा है? सिर्फ एक ही तो गलत है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे लिख देना 1, और वो भी कौन सा वाला? ए वाला गलत है, ये वाला। देखो नंबर पूछा है तो एक लिख के आना, सिर्फ ये पूरा स्टेटमेंट में छाप के जाना उधर। क्लियर? ठीक है, ये वाला हो गया 16th। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना गिवन है इन जूल मोल इनवर्स इज। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? ये यहाँ पर हमें निकालना है क्या? एनर्जी किसकी? 1 मोल ऑफ फोटोन की। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फोटोन ना लूं तो E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है तो E इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? एन एच म्यू से। एन क्या है? मोल है, तो क्या पुट करना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एच की वैल्यू सबको पता होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 12। अब बात क्या होता है, ये वाली वैल्यूज आपको कभी कभी गिवन होंगी और जो वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये अपन अपने हिसाब से। वैसे वैल्यू जो है सेम ही होगा, वो 3 डिजिट बढ़ा देगा, 2 डिजिट बढ़ा देगा, तो थोड़ा सा पॉइंट में यहाँ पे दिक्कत हो सकती, दिक्कत नहीं मतलब अंतर आ सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू, बस यही पुट करना था। E इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो 6.022 इंटू 6.6 इंटू 2। अब इसको मैं साथ में लिख रहा हूँ 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 12। इसको अपन साथ में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ईजी होता है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग ये कितना जाएगा? देखो 13.2 लिख दूं इसको इंटू 6.022। ठीक है, इंटू ये देखो -34 है तो इसको मैं लिख रहा हूं 10 की पावर -34, बड़ी वैल्यू है, इंटू ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बेस सेम है तो ये जाएगा 10 की पावर 35। ठीक है, तो सिर्फ एक ही 10 बच रहा है इधर, ये 35 है, ये 34 है, बाकी का पूरा कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया? सिर्फ 10 बच गया इधर। इंटू इसको सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पर सीधा 6 का इंटू कर रहा हूँ, 6.022 का इंटू नहीं कर रहा। ठीक है, 6 का इंटू कर रहा हूँ तो कितना जाएगा? ये जाएगा आपके पास 79.2 लगभग ऐसा वैल्यू आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 792 लगभग अप्रॉक्स इतना कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन 792। अब यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं वैल्यूज अलग आ सकती हैं। अगर यहां पे आपका मैं पूरा ले लूं 6.624 पूरा ले लूं, ठीक है, तब थोड़ी वैल्यू अलग आ सकती है, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। नियरेस्ट इंटीजर में ये वाला आंसर भी आपका वो सही करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो पूछ रहा है, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। ठीक है, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज इन पिकोमीटर। ध्यान से देखो, ये पिकोमीटर में गिवन है, ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है। ठीक है, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अपन अगर सॉल्व करेंगे लास्ट तक एंगस्ट्रॉम के लिए भी आप पिकोमीटर में कन्वर्ट
कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे रेडियस पूछा है ना, तो हम सीधा डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एटम हमें दिख रहे हैं। डायरेक्ट लगाओ, क्या हो जाएगा? देखो रेडियस पूछा है तो R1 लिख रहा हूं और R2 लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n ऊपर आता है, z नीचे आता है, क्या हो जाएगा? n1 अपॉन n2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू z2 डिवाइड बाय z1। अब ऊपर नीचे कई लोग जो नए नए हैं वो सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे का मतलब क्या है। जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे ना r का, तो r में जो n की वैल्यू है, जो ऑर्बिट है, वो ऊपर आता है और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे आता है। तो अगर मैं दोनों का रिलेशन लगाऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है और दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो वो उल्टा हो जाएगा, z2 अपॉन z1 हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो ऊपर वो नीचे, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगी होता क्या है। ठीक है, चलो रेडियस कितना है? देखो अपना हाइड्रोजन का 0.6 गिवन है एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम में है। आर निकालना है तो हीलियम लिख दूं यहां पे मैं, हीलियम इज इक्वल टू कौन सा ऑर्बिट का है? हाइड्रोजन में ऑर्बिट है हमारा कौन सा? फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो यहां पे 1 ही रख दो, डिवाइड बाय कौन से बोर ऑर्बिट का? हीलियम का निकालना है, तीसरे का, तो डायरेक्ट 9 लिख दूं मैं, स्क्वायर है उसका, इनटू Z2 मतलब 2 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 1। Z2 2 अपन समझ गए ना, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर है, ये किसका है? आपके हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जैसा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.6 डिवाइड बाय RHE इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 2। निकाल लो फॉर्मूले से। ठीक है, RHE अल्टा पल्टी करनी है हमें। अल्टा पल्टी में क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपके पास 0.6 इंटू 9 डिवाइड बाय 2। ये कितना आएगा? देखो ये आएगा 0.3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते, तो लगभग 2.7 आएगा। ये हो जाएगा RHE। ठीक है, 2.7 एंगस्ट्रॉम में आया, ये ना भूलें। ये किस में आया? एंगस्ट्रॉम में आया। पिकोमीटर में करोगे इंटू 10 का इंटू 100 का कर दो, कितना जाएगा? ये 270 पिकोमीटर, 270 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में आपको रिलेशन तो पता होगा ना, एंगस्ट्रॉम से अपन को अगर उसमें जाना तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 270 पिकोमीटर। क्लियर? बहुत इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ जुड़े। आप सभी ने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं ये काफी ज्यादा इजी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं, भारी भरकम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिसमें आप दिमाग लगा सकते हो, और जहां आप दिमाग लगा सकते हो वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर तो ला ही सकते हो। तो बस मेरे साइड से आप सभी के लिए इतना ही था। लेकिन एक और PYQ आने वाला है जिसमें अपन और भी क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी हो। ठीक है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये सारा का सारा 2023 का था, बहुत ही न्यू था, तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो पहले क्यों नहीं आ सकती। तो बस ये वाली वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे भी जो है बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री ऐप पर। बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय।